हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कॉमन डिजीज़ डिस्कस करते हैं, तो आज भी एक कॉमन डिजीज़ लेके आया हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ है, एस्थमा, या जिसको दमा कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या है और उसके काजेज़ क्या है, क्यों होती है और उसके टाइप्स कितने हैं, उसको कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट क्या देते हैं, प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेली इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, सांस में तकलीफ़ होती है, तो डायग्नोज कैसे करेंगे, सब डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो एस्थमा जो है या दमा जो है एक लंग्स की डिजीज़ है, जिसमें जो सांस की नालियाँ होती हैं, हम सांस लेते हैं, लंग्स में जो नालियाँ होती हैं वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो बंद हो जाती है। फिर पेशेंट जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके काजेज़ क्या हैं, क्यों होती है ये। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काज है, जो देखा गया है कि जेनेटिक्स या जो है एलर्जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा गया है लोगों में। और जो भी पेशेंट आते हैं उसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो फ्रेंड्स, एलर्जी हर चीज़, किसी भी चीज़ से हो सकती है, जैसे स्मोक है, डस्ट है, पोलन है, इवन जो आपके घर में पेट्स हैं, पालतू जानवर, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एलर्जी करवाती है। तो इवन स्मेल, खुशबू है, बदबू है, या फिर एनिमल डेंड्रफ है, एनिमल के डेंड्रफ जो होते हैं या उनकी जो बदबू होती है, उससे भी जो है इस्तेमाल या दमा जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो ये काजेज़ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलर्जी है, स्मोकिंग है, जेनेटिक्स। तो फ्रेंड्स, अब काजेज़ तो ये हो गए। टाइप्स कितने, दो टाइप्स हैं, जिसमें हम जो है एक जो है मोस्टली जो चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है। बच्चों में भी आपको देखा होगा आपने कि पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये बच्चों में भी इस्तेमाल होता है। तो वो उसको हम अर्ली ऑनसेट इस्तेमाल कहते हैं, या जो है वो एटोपिक इस्तेमाल कहते हैं। दूसरा जो है वो टाइप 2 है, उसमें एक्सट्रांसिक इस्तेमाल कहते हैं, और मोस्टली वो अडल्ट में देखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे, ये कि कौन से फैक्टर्स हैं इसको बढ़ाते हैं। कि एक तो पेशेंट है, ठीक है, इस्तेमाल का है, जेनेटिकली आ रहा है, उनके जो पेरेंट्स में भी था उसमें, लेकिन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें ये देखा गया है कि चेंज इन एनवायरनमेंट, कोई कोल्ड की वेदर आ गई तो वो बढ़ गई, या डस्ट है वो बढ़ गया, ठीक है, या जो है वो एलर्जिन है कोई आ गया, या स्मोक आ गया कहीं से तो वो बढ़ गया, ठीक है, या एक्सरसाइज हैवी कर ली तो उससे भी बढ़ जाएगा। कभी कभी जो है ड्रग्स भी इस्तेमाल करवा देती हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर है, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, जो लेते हैं मोस्टली, अब कॉमन है ड्रग, वो भी करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, उसको बढ़ाने के फैक्टर है। अब हम आते हैं कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट होता है, पेशेंट को हम क्लिनिकली कैसे डायग्नोज करेंगे कि एस्थमा है या और कुछ है। तो फ्रेंड्स, आप पेशेंट जो है वो एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ से आता है। फिर उसमें चेस्ट टाइटनेस भी पेशेंट को होगा कि मेरी यहाँ पे कुछ सीने में जकड़न समझे, या ऐसे कुछ वो बोलेगा आपको। कफ होगी पेशेंट को, वीज होगी, वीज मीन विस्लिंग साउंड, पेशेंट को सीटी जैसे आवाज़ आ रहे होंगे, सांस ले रहा होगा उससे। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। उसके बाद ऑस्कल्टेशन में आप ऑस्कल्टेट करके पेशेंट को भी डायग्नोज कर सकते हैं कि वीज हैं या कुछ और है जिसकी वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे काजेज़ हैं वैसे डिस्निया के, सांस लेने के तकलीफ जो हो रही है उसके, लेकिन इस्तेमा की जो डायग्नोसिस है उसमें हम देखेंगे कि वो सांस लेने में तकलीफ हो, लेकिन आपको ऑस्कल्टेशन में वीज मिले। वीज मीन के साउंड, जो विस्लिंग साउंड मिले, उसको हम वीज कहते हैं। तो फ्रेंड, ये क्लिनिकली डायग्नोज किया जा सकता है इजीली। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहें तो उसमें एक्सरे करवा लें। एक्सरे में बहुत सारी फाइंडिंग आपको मिल जाएगी,
उसके बाद पीक एक्सपायरी फ्लो रेट जो है वो भी इसमें यूज़ करते हैं, वो भी डायग्नोसिस के लिए। या ABGs भी करवा लेते हैं कभी कभी पेशेंट की, आर्टेरियल ब्लड गैसेस भी करवाते हैं क्योंकि सांस की तकलीफ़ होती है, उसमें सारी जो है ABGs डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो डायग्नोसिस हो गया। अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? पेशेंट सीवियर कंडीशन में आता है तो फिर तो हम इन्फ्यूजन है या IV ड्रग्स हैं या नेबुलाइजेशन वगैरह करते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग्स है इसमें कॉमनली यूज़ होती है वो है ब्रोंकोडायलेटर, जो मीन्स कि ब्रोंकियल जो वेसल्स है उसको डायलेट करने वाली। तो जैसे वो पेशेंट आता है तो वो हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ओरल फार्म में भी आते हैं, इनहेल्ड फार्म में भी आते हैं नेबुलाइजेशन में, या इंजेक्शन फार्म में भी आते हैं। उसके बाद स्टीरॉयड देते हैं, कार्टिकोस्टीरॉयड देते हैं, वो भी ब्रोंकियल वेसल्स जो हमारी बंद हुई उसको ओपन करती हैं और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। उसके बाद और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, आइपोट्रोपियम ब्रोमाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, वो भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा अमाइनोफाइलिन है, और प्रिवेंशन के लिए प्रोफाइलिक्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है मास सेल स्टेबलाइजिंग एजेंट मोंटेलुकास्ट, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे अभी न्यू रिसर्च हो रही है हर चीज़ में, इस्तेमा में भी आपको पता है कि अब न्यू ड्रग्स आ रहे हैं, तो ये सारी ड्रग्स इसमें यूज़ करते हैं, पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। अब प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इस्तेमाल को? प्रिवेंट तो आप सबको पता है कि आप जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसको अवॉइड करें तो ये प्रिवेंट हो जाएगा। जैसे कि स्मोकिंग बंद कर दें, हेवी एक्सरसाइज नहीं करें, या डस्ट स्मोक है या कहीं पे आप जा रहे हैं तो हम मास्क पहन के जाएं, उससे अवॉइड करें। इवन जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि निमोकोकल वैक्सीनेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी पेशेंट जो है उसको दी जाती है क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है वो प्रेसिपिटेट कर सकता है ना, तो निमोकोकल वैक्सीनेशन ईयरली होती है, वो भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो करवा प्रिवेंशन के लिए है। तो फ्रेंड्स छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ पसंद भी आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक कोई नई डिजीज़ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।